Today we are going to study the topic relations and functions. It is first chapter of our 12th class. हमने 11th क्लास में भी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में स्टडी किया हुआ है. 11th क्लास में हमने मेनली स्टडी किया है रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और रिलेशन के बेसिक टर्म्स हमने देखे हैं. हम 12th क्लास में रिलेशन के टाइप्स मेनली स्टडी करेंगे. हम रिलेशन को कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और मेनली हम रिलेशन को किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं. तो 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसे स्टडी करने से पहले हम वो चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में. तो मेनली हमने स्टडी किया है सेट्स क्या होते हैं. सेट पर हमने टर्म डिफाइन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मेनली क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं. अगर कोई भी दो सेट गिवन होते हैं, सपोज सेट ए है एंड सेकंड सेट है सेट बी. सेट ए के मेंबर्स हम ले लेते हैं, सपोज ए बी सी मिल रहे हैं. सेट बी के मेंबर्स हमें मिल रहे हैं 4, 5 एंड 6. तो ये दो सेट हमें मिल गए और सेट हमें मेनली ग्रुप मिलता है नंबर्स का या डिफरेंट क्वांटिटीज़ का. अब अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हम इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी से और इसे हम रीड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. और जब हम इनका प्रोडक्ट करके लिखते हैं तब हम मेनली रिलेशन डिफाइन करते हैं. इस ए का बी के इन तीनों मेंबर्स के साथ, सेट ए के मेंबर बी का सेट बी के इन तीन मेंबर्स के साथ रिलेशन हम किस तरह से बता सकते हैं. तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा a, 4 देन a, 5 a, 6. सिमिलरली b का हम फाइंड करेंगे b, 4 b, 5 b, 6 देन c, 4 c, 5 एंड c, 6. तो ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया इस दो सेट का जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेनली हम अगर हमें दो सेट गिवन होते हैं तो उस तरह से हम उनका रिलेशन डिफाइन करते हैं. उनके जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका हम बेसिकली रिलेशन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें हमेशा इस तरह से दो सेट गिवन हो ये ज़रूरी नहीं होता. अगर हमें यहाँ पर सेट ए ही गिवन है और इसके मेंबर्स हैं ए बी सी और इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो इस कंडीशन पर हम इसे किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ये भी हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है. यहाँ पर हम इसका सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए क्रॉस ए, जिसमें इन मेंबर्स का इन्हीं मेंबर्स के साथ हम रिलेशन फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a, देन a का b के साथ, फिर a का c के साथ, देन b का b के साथ, b का c के साथ, देन c का a के साथ, c का c के साथ. तो इस तरह से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है. तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर a और b का रिलेशन लिया है, इसीलिए हमने b, a नहीं लिया क्योंकि ये रिलेशन और ये रिलेशन एक समान हमें मिल रहे हैं. तो इस तरह से हम अगर सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे या अगर हमें दो सेट गिवन होते हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. ये मेनली हमारे 11th क्लास का सिलेबस है, इसे हम एक बार अपनी नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद हमने स्टडी किया है रिलेशंस क्या होते हैं. ओके और हमने स्टडी किया है रिलेशन में हम रेंज, कोडोमेन या डोमेन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं. तो रिलेशन पर ही हमने स्टडी किया है रिलेशन का रेंज, रिलेशन में हमने स्टडी किया है डोमेन और हमने स्टडी किया है कोडोमेन. अब अगर हम बात करें कि ये तीन टर्म जो हमने यहाँ पर बोल दिया कि रिलेशन में हम ये तीन टर्म मेनली स्टडी करेंगे, तो ये किस तरह से हम डिफाइन करते हैं
ये भी हमारे 11th क्लास का ही सिलेबस है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो सेट यहाँ पर लिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। अब सेट ए के मेंबर्स हैं यहाँ पर ए, बी एंड सी, और सेट बी के मेंबर्स हैं 4, 5 एंड 6। तो जो मेंबर्स हमें यहाँ पर सेकेंड सेट पे मिलता है, इस सेकेंड सेट के मेंबर्स को हम कहते हैं कोडोमेन। ओके, तो यहाँ पर कोडोमेन के मेंबर्स हमें मिल जाएंगे 4, 5 एंड 6। ओके, फिर डोमेन हमें फर्स्ट सेट के मेंबर्स मिलते हैं। जिस तरह से कोडोमेन सेकेंड सेट में मिल रहा है, डोमेन हमें फर्स्ट सेट से मिलता है। पर कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाइड है कि यहाँ पर अगर हमें इस तरह से दो सेट गिवन है और इन दो सेट के बीच में हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को जो मेंबर्स यहाँ पर फॉलो करेंगे वो मेंबर्स हम डोमेन में लेंगे। ठीक है, और जो मेंबर उस रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं उसे हम डोमेन में नहीं लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम रेंज डिफाइन करेंगे तो रेंज हम सेकेंड सेट से डिफाइन करेंगे, पर रेंज के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि रेंज के उन्हीं सेकेंड सेट के उन्हीं मेंबर्स को हम रेंज में लेंगे जो रिलेशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमने एक रिलेशन के बेसिस पर एग्जाम्पल नहीं लिया है। अगर हमें एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया हो कि वो एक रिलेशन को फॉलो करे तो हम यहाँ पर उन्हीं मेंबर्स को कंसीडर करेंगे रेंज, डोमेन या कोडोमेन में जो रिलेशन फॉलो करते हैं। और कोडोमेन के लिए कोई रिलेशन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, इसमें हम सेकेंड सेट के सारे मेंबर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें एक सेट दिया हुआ है ए और इसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और हमें यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है y = x+1 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। अब अगर हमें इस तरह का दिया हुआ है, दोनों x एंड y दोनों सेट ए से हमें लेने हैं, तो यहाँ पर दो सेट हम बना सकते हैं। सेट सपोज हमें यहाँ पर एक लेते हैं x और दूसरा हम लेते हैं y। x में भी वही मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, y में भी हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि दोनों सेट ए पे बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें रिलेशन क्या बताना है, y = x+1, x के मेंबर और उसमें ऐड कर दें हम +1 तो ये हमें y मिलेगा। अब अगर x की वैल्यू 1 है, उस पर हम 1 ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2, मतलब ये इसके साथ पेयरिंग हो गया। फिर अगर यहाँ पर 2 है, उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो इसकी पेयरिंग हमें मिल गई 3 के साथ। 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5। अब 5 + 1 अगर हम करेंगे तो वो 6 मिल जाएगा जो हमारे सेट पे भी मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसकी पेयरिंग नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेट के उन मेंबर्स को हम डोमेन में लेंगे जो हमारे रिलेशन को, जो भी रिलेशन गिवन है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये 4 मेंबर्स हमारे रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, 5 फॉलो नहीं कर रहा है तो हम इसे नहीं लेंगे। सिमिलरली जब हम रेंज लिखते हैं तो रेंज में हम सेकेंड सेट के उन मेंबर्स को लेते हैं जो रिलेशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। हम यहाँ पर 1 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मेंबर 1 रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद डिफाइन करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सेकेंड सेट के सारे मेंबर्स को कोडोमेन में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोडोमेन के मेंबर्स मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें कोई रिलेशन गिवन होगा तो उसके बेसिस पर हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज डिफाइन करेंगे। तो ये जितनी चीज़ें हमने स्टडी की हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, रिलेशन और रिलेशन में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये सारी चीज़ें हमारे 11th क्लास का सिलेबस है। ये जस्ट हमने अपनी नॉलेज के लिए रिवाइज की है। इसके बाद हम हमारा 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं और हम किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो टर्म डिफाइन किया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। मेनली हम रिलेशन को सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो हम दो टाइप से रिलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशन एंड सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन ये दो हमें मिल रहे हैं। इनके लिए गिवन कंडीशंस क्या क्या हैं ये देखिए। अगर हमें कोई भी दो सेट गिवन है, जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ था ए एंड बी, और इनके रिलेशन से बना हुआ एक थर्ड सेट हमें गिवन है, उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि कोई सेट यूनिवर्सल है या वो हमें एम्प्टी मिल रहा है। कैसे देखिए, अगर हमें दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, सेट इनके कुछ मेंबर्स हमें दिए हुए हैं। सपोज सेट ए के मेंबर्स हैं ए एंड बी, सेट बी के मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर थर्ड सेट गिवन है जो इनके रिलेशन के लिए हमने डिफाइन किया है। थर्ड सेट हमें सी मिल रहा है a, 1, b, 1, a, 2, इस तरह से। अब यहाँ पर जब हम a एंड b इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जो दो सेट हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा a, 1, a, 2, a, 3, देन b, 1, b, 2 एंड b, 3। ये मेंबर्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर देखिए a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, इसमें टोटल हमें 6 मेंबर्स मिल रहे हैं। और जो हमें यहाँ पर सेट C दिया हुआ है, जिसके बेसिस पर हमें ये डिफाइन करना है कि A एंड B में किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ पर इसमें मेंबर्स हैं A, 1, B, 1, A, 2, ओनली 3 मेंबर्स आर देयर। अब अगर हम इनको देखें तो ये मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मिला है उसमें यहाँ पर दो मेंबर्स हैं A, 1 और B, 1 जो इस सेट में प्रेजेंट है, साथ ही A, 2 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब इस तरह का रिलेशन हमें मिलता है कि जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऑफ सेट पे हमें मिल रहा है वही यहाँ पर मेंबर्स हमें इस सेट पे मिल रहे हैं, तब उस कंडीशन पर हम कहेंगे कि ये जो दो सेट हैं इनका जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें इस तरह से मिलता है कि जब हम उनका रिलेशन डिफाइन करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से एक भी मेंबर उस रिलेशन पे नहीं मिलना चाहिए। अगर पूरा वो अलग है तो हम कहेंगे कि रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से एक भी मेंबर अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तब हम कहेंगे कि रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं है। अगर यहीं पर हमें C की वैल्यू गिवन होती, सपोज A, B, A, 4, A, 6, इस तरह से अगर हमें सेट C की वैल्यू गिवन होती और इसके बेसिस पर अगर हम रिलेशन डिफाइन करते तब हम कहते कि ये सेट, ये जो रिलेशन हम इन दोनों सेट के बीच में डिफाइन कर रहे हैं वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। ओके, तो इस बेसिस पर हम एम्प्टी रिलेशन को विद साइन इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर
A क्रॉस B का सबसेट क्या होगा? 0, कोई भी मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, तब हम रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हमें मिलता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम सेट C इस तरह से डिफाइन करते हैं, रिलेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के सारे मेंबर्स हमें उस रिलेशन में मिल जाएं सारे, तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर एक भी मेंबर वहाँ से मिस होता है या प्रेजेंट नहीं होता है, तब हम कहेंगे कि रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं है। ओके, अब यहीं पर अगर इस रिलेशन को हमें यूनिवर्सल रिलेशन प्रूफ करना है, तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिला है, तो ये 6 के 6 मेंबर्स हमें रिलेशन में मिलने चाहिए। अगर इन 6 मेंबर्स में से कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमें सेट A की वैल्यू गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, और हमें यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करना है y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x and y belongs to set A। अब इनके बेसिस पर अगर हम सबसे पहले करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 1, 4, फिर ये हमें मिल जाएगा 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4, देन 3, 3, 3, 4, देन 4, 4। ये मेंबर्स हमें मिल गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब हम इनका रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन के लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम यहाँ पर इसे फॉर्मेट में लिखते हैं x, y के फॉर्म पे हम इसे लिखेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, फिर अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 प्लस 1 दैट इज 3। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 4, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 प्लस 1 दैट इज 5। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पर देखिए, हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ पर 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4 ये 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर 3 मेंबर्स प्रेजेंट हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन इस रिलेशन अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के सारे मेंबर्स यहाँ पर रिलेशन में प्रेजेंट हो, पर यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में हमें ग्रेटर नंबर्स मेंबर मिल रहे हैं और रिलेशन में सारे मेंबर प्रेजेंट नहीं हैं, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन भी नहीं है। दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कोई भी रिलेशन एम्प्टी है कि नहीं है, यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं है। तो ये हमने डिफाइन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर रिलेशन के टाइप्स। अब हमें रिलेशन का एक अनदर टाइप मिलता है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें मेनली 3 टर्म्स पहले फाइंड करने होते हैं कि कोई भी जो रिलेशन है वो हमें सिमेट्रिक मिल रहा है कि नहीं, ट्रांजिटिव मिल रहा है कि नहीं, और वो रिलेशन हमें रिफ्लेक्सिव मिल रहा है कि नहीं। अगर हमें ये तीनों कंडीशंस पर यस की कंडीशन मिलती है, तब हम कहेंगे कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज हम कहेंगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम कंडीशंस किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मेनली हमें ये 3 कंडीशंस देखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमें कोई भी 2 सेट गिवन है और उनके बीच अगर हमें कोई रिलेशन बताना होता है, तो सपोज हमें 2 मेंबर्स दिए हुए हैं A एंड B और इनके बीच में रिलेशन हम बताते हैं, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड B। चाहे ये रिलेशन कुछ भी हो, अगर हमें ये दिया हो A + B = 10, A - B = 0, या हमें ये दिया हो A/2 = B, इस तरह से हमें कोई भी रिलेशन गिवन हो, जब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और इसी कंडीशंस के बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। और अगर ये तीनों कंडीशंस हमें किसी रिलेशन में मिलती हैं, तो हम कहेंगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमें नहीं मिलेगी, तब हम कहेंगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अब इन 3 प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब अगर कोई 2 मेंबर्स दिए हुए हैं इस तरह से और उनमें हमें रिलेशन बताना है, तो रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, B को हम A से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और जब हम इस तरह से B को A से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद भी उनकी वैल्यू हमें नॉट चेंज मिलना चाहिए। वैल्यू नॉट चेंज मतलब देखिए, अगर हमें 2 रिलेशन दिया हुआ है A + B = 10, ये अभी जो हमें कंडीशन मिल रही है, ये अभी हमें मिल रहा है R A एंड B की कंडीशन, क्योंकि इसमें हमें A और B दोनों मिल रहे हैं। अब अगर हम B को A से चेंज करेंगे, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा A + A = 10। अब जब हम इस तरह से B को A से रिप्लेस करते हैं, फिर भी हमें ये कंडीशन मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन R A B और A एंड A, ये दोनों कंडीशन हमें इक्वल मिलती हैं, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अदरवाइज हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और हमें कंडीशन गिवन है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से। अब अगर हम इनकी रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो अभी हमें रिलेशन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड PQR के बीच में। रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सेकेंड मेंबर को हम फर्स्ट से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा R ABC, और यहाँ भी हमें ये कंडीशन मिल जाएगी ABC। अब ट्रायंगल ABC और इसी ट्रायंगल के बीच में हमें कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिलेशन मिल रहा है वो हमें रिलेशन मिल गया है कॉन्ग्रुएंट का। तो अगर हम सेम ट्रायंगल लेंगे तो सेम ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हमें इक्वल मिल रही है, ये दोनों कंडीशन। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अगर हमें यहाँ पर सपोज 2 लाइनें गिवन हैं, लाइन L1 एंड लाइन L2, और यहाँ पर हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है कि लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L2। अब अगर हम फर्स्ट रिलेशन डिफाइन कर दिए हैं, लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L2। अब हम अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लाइन L2 को L1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा L1 एंड L1 के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पर अगर हम लाइन L2 को L1 से रिप्लेस करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। अब ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, क्योंकि लाइन L1 के ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो अगर ये कंडीशन हमें इक्वल नहीं मिल रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो हमें कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोनों कंडीशन हमने देखा कि कब किस तरह की कंडीशन पर वो
रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और कब हमें रिफ्लेक्सिविटी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। तो जिस तरह से हम जब रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी चेक करते हैं तब हम सेकेंड मेंबर बी को हम ए से रिप्लेस करते हैं। जब हम ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, जब हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दोनों मेंबर्स का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अगर हमें ये आर ए बी मिल रहा है तो हम इनका पोजीशन इंटरचेंज करके हम इसे कर देंगे बी ए, और कंडीशन यहाँ पर भी सेम है। जब हम इनका पोजीशन चेंज करें वो वैल्यू और पहले की वैल्यू हमें इक्वल मिलनी चाहिए। अगर ये हमें इक्वल मिलती हैं तब हम बोलेंगे कि जो सिमेट्रिक की कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, अदरवाइज हम कहेंगे कि सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स हमने लिए थे और उनकी हमने कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी देखी थी। हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है। अब हम सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें इनका पोजीशन इंटरचेंज करना है। अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा पी क्यू आर एंड ए बी सी। अब अगर ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो ये फिक्स है कि पी क्यू आर ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर हमने केवल उनका प्लेस इंटरचेंज किया है तो ये भी कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल पर हमने दो लाइनें ली हुई थी और इनके हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन लिया था रिलेशन के लिए। हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, अब अगर हम इनके लिए सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हमें दिया हुआ था L1 रिलेशन L2 और जहाँ पर रिलेशन था L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब अगर हम इनका पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा L2 रिलेशन L1। तो अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो ये फिक्स है कि L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के। तो ये कंडीशन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये दोनों इक्वल कंडीशन है। मतलब हम कहेंगे कि ये कंडीशन सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, अगर ये हमें इक्वल नहीं मिलते तब हम कहते हैं कि सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करते हैं। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी हमें कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी के लिए हमें यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन चाहिए। अगर सपोज जिस तरह से हम अगर अलजेब्रा में हम डिफाइन करते हैं इफ़ x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z, तो ये दो कंडीशन के बेसिस पर हम एक थर्ड कंडीशन डिफाइन करते हैं x इज इक्वल टू z, क्योंकि यहाँ पर y कॉमन है। अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, मतलब x z के इक्वल होगा। इस तरह से हम अलजेब्रा में डिफाइन करते हैं। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम यही प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बेसिस पर इसको देखें तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में हमें मेंबर्स डिफरेंट मिलते हैं। अगर हमें मेंबर मिल रहा है 1,2 देन हमें मिल रहा है 2,3, तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर हम ये थर्ड निष्कर्ष ये निकालते हैं कि हमें एक मेंबर 3,1 भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1,2 भी मिल रहा है, 2,3 मिल रहा है, 2 दोनों में यहाँ पर कॉमन है। तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर हम थर्ड थिंग डिफाइन करते हैं, हमें 3,1 मिलना चाहिए। जब ये हमें किसी सेट पे मिलता है तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इसके जो 3 एंगल्स हैं, ये 3 एंगल्स हमें 60 डिग्री के मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं एंगल ए एंड एंगल बी में, कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ओके, अब अगर हम सेकेंड थिंग ये डिफाइन कर दें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब हमने डिफाइन कर दिया रिलेशन बी और सी पे, तो ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि बी और सी की वैल्यू भी 60 डिग्री है। इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर अब हम थर्ड वैल्यू ये डिफाइन करते हैं, थर्ड रिलेशन ये डिफाइन करते हैं कि एंगल सी और एंगल ए के बीच में भी रिलेशन है, और वो रिलेशन होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि तीनों की वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब ये तीनों रिलेशन ट्रू है, और जबकि हमने इन दोनों रिलेशन के बेसिस पर ये रिलेशन डिफाइन किया है। तो जब हमें ये कंडीशन मिलता है इस तरह से, तब हम कहेंगे कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, अगर हमें दो मेंबर्स ए बी हैं तो हम बी की प्लेस पे भी ए पुट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है कि नहीं। सेकंड में हमें मिल रहा है सिमेट्रिक। सिमेट्री में हम ए और बी का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, फिर वैल्यूज के इक्वल है कि नहीं ये चेक करते हैं। देन थर्ड इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव में हम अगर हमें ए बी मिल रहा है, फिर एक रिलेशन मिल रहा है बी सी, तो इन दोनों रिलेशन के बेसिस पर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं कि ए और सी के बीच में भी सेम रिलेशन मिलना चाहिए। ये मिलता है तब हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से जब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसी भी रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर कोई दो प्रॉपर्टी हमें किसी रिलेशन में मिल रही है, थर्ड प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल रही है, तब हम बोलेंगे कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें तीनों कंडीशंस मिलनी चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशंस अगर हमें किसी रिलेशन में मिलेंगी तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, हमें सेट ए गिवन है 1 जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 14। 1 से लेके 14 तक के मेंबर्स प्रेजेंट हैं इस सेट ए में। हमें रिलेशन डिफाइन करना है x, y के बेसिस पर। ओके, तो रिलेशन में मेंबर्स हमें मिल जाएंगे इस तरह से x, y के तरह, और रिलेशन क्या दिया हुआ है 3x - y = 0, या यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं 3x = y की कंडीशन हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पर एक एक वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि x और y दोनों हमें सेट A पे मिल रहे हैं, तो x की वैल्यूज पुट लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की जो हमें वैल्यूज मिलती हैं उसके बेसिस पर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से 1 पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ओके, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो 3 × 2, तो 3 × 3 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 9। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें, 4 × 3 हमें y की वैल्यू मिल गई 12। अब अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 5, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 × 3 दैट इज़ 3 × 5 दैट इज़ 15। अब अगर हम x की वैल्यू को 5 ले रहे हैं तो y हमें मिल रहा है 15, जबकि कंडीशन हमें दिया हुआ है कि y a पर बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर हमें सेट A में 15 मेंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये कंडीशन नहीं लेंगे, हमें केवल ये 4 पेयर मिलेंगे। अब ये जो रिलेशन में हमें 4 पेयर मिल रहे हैं,
इन 4 पेयर के बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्रिक कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड मेंबर जो भी हमें मिलता है उसे हम रिप्लेस करते हैं फर्स्ट मेंबर से। मतलब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे देखें तो हमें इस तरह का अगर हमें मेंबर मिल रहा है a, b, तो इसके लिए हम इसे रिप्लेस करेंगे a, b को हमने a ले लिया तो हमें ये मेंबर भी मिलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, तो अगर हम इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1,1, मतलब हमें 1,1 भी मिलना चाहिए। 1,1 नहीं मिल रहा है तो हमारी कंडीशन रिफ्लेक्सिविटी की फॉलो नहीं हो रही है, मतलब हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्री में हम क्या करते हैं, b को a से रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर हमें मेंबर मिल रहा है a, b, तो इसके बेसिस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें b, a मेंबर भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें 1,3 मिल रहा है पर हमें 3,1 नहीं मिल रहा है, हमें 2,6 मिल रहा है पर हमें 6,2 नहीं मिल रहा है, मतलब इस तरह के मेंबर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से ये डिफाइन करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में हमने क्या किया था, अगर हमें 1,3 मिल रहा है और अगर हमें 3,9 मिल रहा है, जैसे हम अगर इन दोनों रिलेशन को देखें तो अगर हमें 1,3 मिल रहा है देन 3,9 मिल रहा है, तो इन दोनों के बेसिस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें 1,9 भी मिलना चाहिए। ये हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन है, पर यहाँ पर हमें 1,9 नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसके बेसिस पर हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी कंडीशन दिया होगा तो हम उसके लिए इक्विवेलेंस कंडीशन को चेक करेंगे और इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जिस तरह से हमने रिलेशन को डिफाइन किया, इस रिलेशन को क्लासीफाई किया, हम फंक्शन को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और हम फंक्शन को किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।